बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। चैप्टर 6 पर हम हैं, जो कि फंक्शंस के बारे में है। स्केल 27 पर थे हम, और इसके लिए हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 वीडियोस में फंक्शंस क्रिएट करने के मुख्तलिफ स्टाइल्स देख चुके हैं। और जो इसमें सबसे अहम बात थी वो ये थी कि फंक्शन को इनपुट कैसे देनी है और आउटपुट उससे कैसे लेनी है। इनपुट देने के 3 तरीके हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर इनपुट स्टेटमेंट मौजूद हो, जिसकी वजह से फंक्शन एग्जीक्यूशन टाइम पे यूज़र से कंसोल के ज़रिए से वो इनपुट लेगा, यूज़र कीबोर्ड से एंटर करेगा और फंक्शन के मुतल्लिका वेरिएबल को इनपुट रिसीव हो जाएगी। दूसरा तरीका ये था कि कोई वेरिएबल डिफाइंड हो ग्लोबल वेरिएबल मेमोरी में, और जब फंक्शन कॉल होने के बाद अगर वो फंक्शन वेरिएबल डिफाइन हो चुका है, उसको वैल्यू मिल चुकी है, तो फंक्शन कॉल होने के बाद उस वेरिएबल को किसी भी स्टेटमेंट में यूज कर सकता है। तीसरा और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि फंक्शन को आर्गुमेंट भेजा जाए। कॉलर जो है का कॉलिंग स्टेटमेंट वो आर्गुमेंट भेजे, और वो जो आर्गुमेंट की वैल्यू है वो फंक्शन अपने पैरामीटर में रिसीव करके इस्तेमाल करे। पैरामीटर एक भी हो सकता है और एक से बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये पॉसिबिलिटी है कि एक भी ना हो पैरामीटर। तो इन तीनों तरीकों में से एक या एक से जायद फंक्शन डेफिनेशन में तरीका इस्तेमाल हो सकता है वैल्यूज वेरिएबल्स को वैल्यूज देने के लिए। और उसके बाद ये कि जब फंक्शन कोई कुछ काम कर लेगा, तो अब जो उसने आउटपुट है, ख्वाह वो कोई जुमला हो, ख्वाह कोई वैल्यूज हो, एक हो, ज्यादा हो, जो भी हो, अब वो वैल्यूज या तो वो चाहे तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर दे या फिर कॉलर को रिटर्न करे वापस। तो ये दो तरीके थे। दोनों तरीके इकट्ठे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और फंक्शन में इनमें से कोई एक तरीका भी हो सकता है। तो इसकी बुनियाद पर हमने वैरायटीज बदल बदल के 10 मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में देख ली हैं। अब हम चलते हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम्स मजीद एग्जांपल्स की तरफ, और उनमें इनमें से कोई ना कोई तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने इनपुट और आउटपुट लेने के मुख्तलिफ तरीके पढ़ रखे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 6.1, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट रिसीव्स द इनपुट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। यानी जो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, हमने एक ऐसा पाइथन का फंक्शन लिखना है जो इस मैथमेटिकल फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करे, इस फंक्शन को एवेल्युएट करे उस वैल्यू पे। राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसका नाम रख दें एफ एक्स, दैट रिसीव्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स रिटर्न करे। अब वो रिसीव करने की बात की गई है, रिटर्न करने की बात की गई है, तो जो सेफेस्ट तरीका है उसी पे चलते हैं। यानी फंक्शन पैरामीटर में अपनी वैल्यू रिसीव करे, अब पैरामीटर में इनपुट वैल्यू रिसीव करेगा। तो ये डेफ एफ एक्स आ गया। डेफ एफ एक्स एक्स पी इफ एक्स पी इज लेस देन 2, यानी ये एक्स पी पैरामीटर है, जो वैल्यू आएगी फंक्शन को रिसीव होगी आर्गुमेंट, वो फंक्शन इस पैरामीटर में कैच करेगा। अगर ये एफ एक्स पी की वैल्यू 2 से कम है, तो ये डेफिनेशन इस्तेमाल कर लें जो ऊपर गिवन है। एलिफ एक्स पी ग्रेटर देन 2 है तो ये कर दें, एल्स लेस देन की केस भी हो गया, ग्रेटर देन केस भी होगा, तो एल्स में एक ही केस बचता है कि एक्स पी की वैल्यू 0 होगी। उस केस में वाई पी इक्वल टू 0.0 हो जाएगा। और जो जो भी ये बन चुका होगा इस इफ एलिफ एल्स स्ट्रक्चर से, जो कुछ भी बन चुका होगा वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो ये लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 8 तक फंक्शन की डेफिनेशन है। और स्क्रिप्ट के बाकी हिस्से में 3 स्टेटमेंट्स हैं लाइन नंबर 10, 11, 12 के ऊपर। जब ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा तो सबसे पहले लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि वो फंक्शन डेफिनेशन के बाहर है, और सबसे पहली ऐसी लाइन है जो फंक्शन डेफिनेशन से बाहर है, तो पहले ही एग्जीक्यूट होगी। इनपुट ली जाएगी, स्क्रीन पे जुमला नजर आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। इनपुट रिसीव होगी, फ्लोट में कन्वर्ट होगी, वो एक्स को हवाले कर दी जाएगी। इसके बाद लाइन नंबर 11, फंक्शन को कॉल हो रहा है, एफ एक्स नाम का फंक्शन, उसको एक्स अंदर लिखा हुआ है पैरेंथेसिस में, मतलब एक्स की वैल्यू एज ए आर्गुमेंट जाएगी एफ एक्स को, और वो उसे एक्सपी में कैच करेगा और प्रोसेस करके वाई पी की वैल्यू प्रोड्यूस करेगा और वो रिटर्न कर देगा। तो यहां पर इसी पॉइंट पर, ये इक्वल के बाद बाद में इसी पॉइंट पर, कॉलिंग लोकेशन पर ही, कॉलर वाली जगह पर ही
वाई पी की वैल्यू बनकर आ जाएगी और वो वैल्यू जो बनकर आएगी वो वाई को दे दी जाएगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अब ये एक्स और वाई दो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, जबकि वहां पे एक्स पी और वाई पी ये दोनों उस एफ एक्स फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं। उन वेरिएबल्स को प्रोग्राम के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अब हमने जो वैल्यू प्रिंट करवानी है वो बस हम वो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रिंट हैंस वैसे वर्ड एक प्रिंट कर दिया, एफ प्रिंट कर दिया, पैरेंथेसिस के आगाज प्रिंट कर दिया, लेफ्ट पैरेंथेसिस, और उसके बाद जो है वो एक्स एज अ वेरिएबल आ गया। यानी यहां तक पहले चीज एज इट इज नजर आएगी, फिर एक्स की वैल्यू नजर आएगी, फिर उसके बाद ये जो कोट्स के अंदर अंदर है यानी इतना पोर्शन, राइट वाली पैरेंथेसिस और इक्वल का निशान, और उसके बाद वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये एग्जीक्यूट किया गया। सबसे पहले नजर आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स एंटर होगा, जो वैल्यू एंटर की जाएगी वो 23 इस केस में एंटर कर दी गई है। फॉर एग्जांपल वो एक्स को मिल जाएगी, फंक्शन कॉल हुआ, एक्स पी की वैल्यू 23 हुई, एक्स पी इस्तेमाल हुआ, वाई की पी की वैल्यू बन गई, जो भी रेलेवेंट कंडीशन थी, तीन में से कोई एक डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो गई है और अकॉर्डिंगली वाई पी बन चुका है और उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी, वो वाई को मिलेगी और वो बाद में हमने प्रिंटिंग करवा ली। तो लिहाजा क्या प्रिंट हो गया, hence f of 23.0 is equal to ये 1123.0 आ गया। एक और एग्जांपल एग्जीक्यूट कर ली गई -2 रखकर, एक और एग्जांपल एग्जीक्यूट की गई x को 2 रख के। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो एग्जांपल्स ले ली गई। डेफिनेटली ये 3 एग्जांपल यहाँ टेस्ट करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि इफ एलिफ एल्स कंडीशन में 3 डिफरेंट डेफिनेशन है, हमारे फंक्शन में जो पीस वाइज फंक्शन है 3 डिफरेंट पीसेस हैं, तो हर पीस में से एक एक एग्जांपल ले ली गई है। लेस देन 0 वाली भी, ग्रेटर देन 0 वाली और इक्वल टू 0 वाली भी। 2 है, सॉरी, लेस देन 2, हाँ यस, 2 से छोटी, 2 के इक्वल और 2 से बड़ी। तो 3 केस थे, तीनों केसेस की एक एग्जांपल ले ली है। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट 6.2, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क्स एंड रिसीव्स अ पॉजिटिव इंटीजर n and then computes and prints the factorial of all the integers from 1 to n. Write a Python function to obtain the factorial of the integer. हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो कि फैक्टोरियल कंप्यूट करता है। अगरचे इसके बने बनाए फंक्शन मौजूद होंगे पाइथन में, बहुत आसान सी बात है, लेकिन हम चूंकि यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम खुद एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम का नाम है, इस स्क्रिप्ट का नाम है फैक्टोरियल अंडरस्कोर फन डॉट IPYNB इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। सबसे पहले हम फंक्शन क्रिएट करते हैं फैक्ट नाम का, जो कि फैक्टोरियल कंप्यूट करता है। उसे जो भी वैल्यू रिसीव होगी वो स्मॉल n नाम के पैरामीटर में रिसीव करेगा और और आगे चल के उसके मुताबिक कंप्यूट करेगा फैक्टोरियल। f को 1 रखा, उसके बाद फॉर c इन रेंज 1 से लेकर n+1 से 1 पहले तक, 1 से लेकर n तक, मतलब ये लूप्स वाले चैप्टर में, चैप्टर 4 में इसका जिक्र, इस तरह की लूप्स का जिक्र आ चुका है। तो c की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी और आखिरी जो n की वैल्यू है हमने n+1 तक का इशारा दिया हुआ है। इसका मतलब है अगर n की वैल्यू 6 है तो n+1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो 7 में से 1 निकाले 6, तो 6 तक जाएगा, नहीं इस n तक जाएगा, तो 1 से लेकर 6 तक। तो ये लूप जिसके अंडर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, यानी फॉर लूप सिर्फ 2 लाइन पर मुश्तमिल है, लाइन नंबर 3 और 4 पे। लाइन नंबर 3 में फॉर लूप का हेडर है, जबकि लाइन नंबर 4 में एक ही जो स्टेटमेंट है फॉर के अंडर, फॉर लूप के स्वीट में, फॉर लूप के ब्लॉक में, तो उसे इंडेंट कर दिया गया और इसमें एक फार्मूला मौजूद है F इक्वल F क्रॉस C। मतलब है कि जो F की वैल्यू मौजूदा है, जो C की वैल्यू मौजूदा है, उनको मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट आए वो F को असाइन कर दें, F अपडेट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 6 है तो ये लूप 6 दफा चलेगी। तो 6 दफा चलते चलते हर बार f कंप्यूट होगा और जब ये कंप्यूट f का कंप्यूट हो जाएगा 6 के लिए, तो उसके बाद ये f की वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी। तो ये जो लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 5 तक का फंक्शन डिफाइन किया गया है, इसका नाम फैक्ट है और ये एक इंटीजर लेकर उसका फैक्टोरियल बनाकर रिटर्न करता है, एक इंटीजर लेकर उसका फैक्टोरियल बना के रिटर्न करता है। अब इसके बाद ये स्क्रिप्ट में लाइन नंबर 7, 8, 9, 10 पे 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट खुद एक सिंगल स्टेटमेंट है, जबकि लाइन नंबर 8, 9, 10 पे एक जो है वो
फार लूप पाई जाती है। पहली लाइन 8 नंबर लाइन में फार लूप का हेडर है, उसके बाद इसके अंडर 2 स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लाइन नंबर 9 वाली और लाइन नंबर 10 वाली। तो इसका सुईट या बुलाक इस फार लूप का 2 स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है। लाइन नंबर 7 पे है कि स्क्रीन पे जुमला प्रिंट कर दिया जाए एग्जीक्यूशन टाइम पे, एंटर द वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। ये स्क्रीन पे नजर आएगा जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो वैल्यू इनपुट आएगी यूजर एंटर करेगा, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करें और कैपिटल एन को दे दें। और वही मिसाल ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 6 है तो लूप चलेगी फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर n+1 तक। तो n+1 से एक पहले तक जाना है हमने, तो अगर n 6 है तो n+1 7 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 6 तक ये लूप चलेगी, 6 बार लूप चलेगी। हर बार करेगी क्या कि हर इंटीजर के लिए, हर आई के लिए, i1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, 6 लूप के चक्कर होंगे। हर लूप के चक्कर में क्या होगा, फैक्ट आई, फैक्ट नाम का फंक्शन कॉल होगा और उसे आई की वैल्यू भेजी जाएगी, वो आर्गुमेंट कहलाएगा। और वो उसे फंक्शन जो है फैक्ट, वो उसे एन में कैच करेगा, एन में कैच करेगा और उसके बाद उसी एन का ये फैक्टोरियल कंप्यूट कर लेगा। तो ये काम 1 के लिए होगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। और जब जब ये होता चला जाएगा तो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होकर आएगी और वो असाइन कर दी जाएगी फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल को, और वो हम बाद में प्रिंट करवा लेंगे लाइन नंबर 10 पे। तो इस तरह से ये बारी बारी प्रिंट करवाता रहेगा। हमने इसको जब एग्जीक्यूट किया तो हमने इसमें जो फर्जी वैल्यू लेनी थी वो 9 ले ली है। तो अब ये 1 2 3 से लेकर अप टू 9 तक का प्रिंट होगा। अब ये चूंकि सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग का प्रोग्राम था तो इसलिए इसका अंदाज ये वाला है, अदरवाइज ये कोई एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं है। स्पेशली इस केस में कि नोट करें कि जब ये फैक्ट 7 भेजा जाएगा वहां पे, तो 7 का फैक्टोरियल बन के आ गया, वो प्रिंट हो जाएगा 5040। और जब 8 का जाएगा, 8 आएगा आई की वैल्यू, तो फैक्ट 8 के लिए जब वो कंट्रोल वहां जाएगा और 8 का फैक्टोरियल बनने जाएगा, तो वो दोबारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये प्रोसेस के ऊपर लूप चलेगी, लाइन नंबर 3 और 4 वाली। तो दोबारा 1 से लेकर 8 तक की मल्टीप्लीकेशन होंगी, लेकिन वो जो 7 तक की हो चुकी वो इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये कोई अच्छा डिजाइन नहीं है एज सच, लेकिन हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने ये किया कि अपने मेन स्क्रिप्ट में एक लूप बना लिया लाइन नंबर 8 और 9 पे। हमने जितने इंटीजर्स का हमें चाहिए, हम बारी बारी हर हर इंटीजर उस फंक्शन को भेजते रहेंगे और वो वाला फंक्शन सिर्फ उसी एक इंटीजर का हमें फैक्टोरियल बना के वापस भेजता रहेगा। उसे इससे गर्ज नहीं है कि ये फंक्शन अभी जो कॉल हुआ है इससे पहले कितनी बार कॉल हो चुका है, इसके बाद कितनी बार कॉल होगा, उसे इससे गर्ज नहीं है। आप उसे जो इंटीजर भेजते हैं फैक्ट फंक्शन को, वो उसका फैक्टोरियल बना के वापस भेज देता है। आपने 7 का बनवाया, उसने 7 का दे दिया। आपने 8 का उसके बाद कहा तो उसने 8 का नए सिरे से बना के दे दिया। तो इस तरह से ये हमारे प्रोग्राम का डिजाइन हो गया जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग। इसके बाद ये बिल्कुल इसी तरह का प्रोग्राम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 6.3। इसमें ये कहा गया है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें, ठीक है, बल्कि हम इसे फंक्शन कहेंगे। राइट ए पाइथन फंक्शन दैट इनपुट्स थ्रू आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स वैल्यू ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100। वो 0 से लेकर 100 तक के मार्क्स में कोई वैल्यू लेगा मार्क्स की, और जीपी बनाकर रिटर्न करेगा, इस फार्मूले के तहत बनाएगा। और साथ ही साथ ये है कि जो मार्क्स आएंगे, जो जो जीपी बना करेगी वो, बल्कि सॉरी, जो मार्क्स हैं अगर वो पॉइंट्स में हैं तो वो उसे सीलिंग ले लेगा, उसका राउंड अप हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर, लेट सपोज 79.1 हो, उसे 80 कर देगा। 79.5 एंटर करेंगे तो वो 80 कर देगा। 79.9 करें तब भी वो 80 कर देगा, यानी सीलिंग ले लेगा उसकी। इनफैक्ट सीलिंग फंक्शन अप्लाई करेगा, जिसको आप राउंडेड अप कह सकते हैं। यानी जो भी मार्क्स एंटर किए जाएंगे अगर वो पॉइंट्स में हैं तो उसकी सीलिंग ले ली जाएगी, राउंड अप कर दिया जाएगा, उसके बाद उसकी जीपी कंप्यूट होगी। तो ये फार्मूला है, पहले की तरह 3 केस ही बन रहे हैं, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इसकी बन जाएगी। उसके बाद एक और दूसरी फरमाइश है कि एक और फंक्शन बनाएं जो कि जीपी रिसीव करता है और ग्रेड बताता है। और ग्रेड बताने का ये फार्मूला है कि 0 है जीपी है तो एफ ग्रेड है, 2 से लेकर 3 से कम तक है तो सी ग्रेड है, 3 से लेकर 4 से कम तक है तो बी ग्रेड है, अगर 4 जीपी है तो ए ग्रेड है। राइट है पाइथन प्रोग्राम दैट इनपुट्स द वैल्यू ऑफ मार्क्स फ्रॉम द यूजर एंड देन कॉल्स द पाइथन फंक्शंस एज क्रिएटेड इन ए एंड बी। ए में हमने क्रिएट किया जीपी कंप्यूट करने वाला, मार्क्स लेकर जीपी कंप्यूट करने वाला,
और बी में हमने कंप्यूट किया जीपी लेकर बी में हमने फंक्शन बनाया बी पार्ट में जीपी लेकर ग्रेड्स बताने वाला। ये इस तर्ज का प्रोग्राम हम चैप्टर नंबर 3 में कर चुके हैं। अब सिर्फ बात यह है कि हमने वो काम ओपनली नहीं करना, बल्कि कोड सारे का ओपनली नहीं लिखना, बल्कि हमने अलग अलग फंक्शंस बना देने हैं इस काम के लिए। जीपी कंप्यूट करने का अलग फंक्शन जिसका ए पार्ट में जिक्र है, ग्रेड्स कंप्यूट करने का अलग फंक्शन जिसका पार्ट बी में जिक्र है। जीपी अंडरस्कोर ग्रेड, अब नोट करें ये एक फंक्शन जीपी वाला हो गया, इसका नाम हमने कैपिटल जीपी रख दिया। ये मार्क्स नाम के पैरामीटर में वैल्यू लेगा और ये फार्मूला इनपुट कर दिया गया। इसमें एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये हम इसे देख सकते हैं, बल्कि इसमें राउंड लगा देना चाहिए था, राउंड इनटू 1 डेसिमल प्लेस, सॉरी बल्कि आखिर में लगाएगा यस, ये राउंड P1, यानी कि जो भी वैल्यू बनेगी उसे 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करके वो जीपी देगा। जीपी अगर बन रही है 3.33 तो वो उसे 3.3 के तौर पे देगा या 3.4 के तौर पे देगा, जो भी उसका फार्मूला है। तो बल्कि 3.33 तो 3 पे ही जाता है, 3.66 है तो वो 3 पॉइंट जो है वो 7 हो जाएगी जीपी। 3.66 को राउंड अप करके राउंड ऑफ करके 3.7 मिल जाएगा। ये पहला फंक्शन हो गया। अब ये रिटर्न करता है, जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरा फंक्शन है ग्रेड, ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, बल्कि जो ग्रेड बनता है वो उसे स्क्रीन पे डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। तो अगर जीपी 2 से लेस है तो एफ ग्रेड है, 3 से लेस है, अब 3 से लेस पे कब आएगा, जब वो 2 या 2 से ऊपर है। अगर 2 से कम होती तो वो पहला इफ ट्रू होता, बाकी एलिफ एलिफ पे जाने की जरूरत नहीं थी। एलिफ पे इसलिए आएगा जब जीपी 2 या 2 से बड़ी होगी। अब हम देखें क्या वो 3 से कम है, अगर 3 से कम है तो सी कर दें, अगर वो 3 से कम भी नहीं है तो इसका मतलब है या तो 3 के इक्वल है या 3 के से ग्रेटर है। अब चेक करें क्या वो 4 से कम है, अगर 4 से कम है तो बी ग्रेड है, अदरवाइज अब वो 4 से कम भी नहीं है। अब या तो 4 है लेकिन जीपी तो 4 से ऊपर हो ही नहीं सकती, तो लिहाजा वो 4 ही होगी, आखिरी एक ही चांस बचता है, तो उस केस में एक ए ग्रेड का प्रिंट कर देना है। इसके बाद जो हमारा स्क्रिप्ट है, ये दो फंक्शंस हो गए, पार्ट ए के मुताबिक और पार्ट बी के मुताबिक, और ये फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करता। पहला वाला फंक्शन एक वैल्यू जीपी की रिटर्न करेगा। अब हम ये फंक्शन सबसे पहले मार्क्स की वैल्यू यूजर से इनपुट करवाते हैं। एंटर द कोर्स मार्क्स 0 to 100 ऑफ अ स्टूडेंट, हमने इशारा दे दिया स्क्रीन पे कि 0 से 100 तक एंटर नंबर एंटर करने हैं। तो यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करके मार्क्स नाम के वेरिएबल के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद कैपिटल जीपी नाम का फंक्शन कॉल हुआ, उसे मार्क्स भेज दिया। अब ये जो मार्क्स है इसकी वैल्यू एज ए आर्गुमेंट जाएगी और वहां जीपी फंक्शन में जो पैरामीटर मार्क्स है उसे कैच हो जाएगी। नोट कर लें कि यहाँ पे जो मार्क्स का वर्ड लिखा है और लाइन नंबर 1 से लेकर इस 8 से पहले पहले तक इस्तेमाल हो रहा है, ये मार्क्स और है वेरिएबल, और ये वाला मार्क्स जो कि लाइन नंबर 22 पे बना है और 24 में इस्तेमाल हुआ है ये और है। ये वाला ग्लोबल एक वेरिएबल है जबकि वो एक लोकल वेरिएबल है। उसका नाम अगर से दोनों का सेम है इस केस में, तो लोकल वेरिएबल का नाम किसी बाहर ग्लोबल वेरिएबल से मैच कर सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जीपी इज इक्वल टू जीपी, जीपी मार्क्स, अब जो यहाँ पे वैल्यू बन के आएगी जीपी की वो असाइन कर दी जाएगी जीपी नाम के वेरिएबल को। ग्रेड पॉइंट जो बनकर आएगा वो जीपी नाम के स्मॉल जीपी नाम के वेरिएबल को दे दिया जाएगा। नोट करें कि कैपिटल जीपी कुछ और चीज है, स्मॉल जीपी कुछ और चीज है। स्मॉल जीपी यहाँ पे एक वेरिएबल है जबकि कैपिटल जीपी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। उसके बाद जीपी प्रिंट कर दें, द कोर्स जीपी ऑफ द स्टूडेंट इज जीपी। उसके बाद ग्रेड वाला फंक्शन कॉल करें, उससे जीपी भेज दें। अब नोट करेंगे इसके इक्वल इस ग्रेड जो लाइन नंबर 26 है इसकी स्टेटमेंट में ग्रेड नाम के फंक्शन को कॉल करते हुए उससे पहले लेफ्ट साइड पे इक्वल का निशान मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता जो कि हमने किसी को साइन करना हो, बल्कि तो खुद ही आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है, वो ऊपर हम देख के आ चुके हैं। तो इसे ग्रेड फंक्शन को जीपी भेजेंगे, वो हिसाब लगाकर ग्रेड स्क्रीन पे खुद ही प्रिंट कर देगा। तो ये हमने टेस्ट किया तो हमें ये आउटपुट स्क्रीन में कुछ ऐसा नजर आया। तो डिफरेंट हमने ये एग्जांपल्स अटेम्प्ट की हैं, आप भी ये सारी करें, मार्क्स चेंज करके देख लें। इसके बाद एक छोटा सा फंक्शन है, ये दो इनपुट लेता है लूप में, और ये लाइन नंबर 7 से नोट कर लें, सॉरी ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल, बल्कि सॉरी इसने एक नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछी हैं।
और उसके बाद ये जितनी पूछी हैं उतनी लूप चलेगी और हर बार एन जो है वो क्या होगा कि लूप के अंदर जो है रेक्टेंगल की लेंथ लेंगे, विड्थ लेंगे और रेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे, उसे दो चीजें भेजेंगे, लेंथ और विड्थ। ये दो वैल्यूज एज आर्गुमेंट्स जाएंगी और वहां पे रेक्ट नाम का फंक्शन जो पहली वैल्यू वो एल में कैच कर लेगा, दूसरी वैल्यू डब्ल्यू में कैच कर लेगा, उसे इस्तेमाल करके ए कंप्यूट करेगा और ए की वैल्यू रिटर्न कर देगा। बिल्कुल उसी स्टाइल में है, लेकिन जिस जगह जिसमें दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसा फंक्शन जब कॉल होगा तो उसके साथ उसे दो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे ताकि वो उसमें दो पैरा फंक्शन डेफिनेशन के मुताबिक दो पैरामीटर्स में दोनों आर्गुमेंट्स कैच करके इस्तेमाल करे और एक वैल्यू रिटर्न कर दे, और बाद में प्रिंटिंग करवा दी गई। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसमें जो फंक्शन डिफाइन किया वो क्यूब है, जो कि एक क्यूब का वॉल्यूम निकालता है। तो डेफिनेटली ये तीन चीजें लेगा, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो लिहाजा अगर हमने जो है वो एन नंबर ऑफ क्यूब्स के एरिया वॉल्यूम्स निकालने हैं, तो एन एक हमने डिफाइन कर लिया इंटीजर। पहले जो पूछ ले यूजर से, एंटर एन इंटीजर वैल्यू एज द नंबर ऑफ क्यूब्स, यानी यूजर से इनपुट ले लिए कितनी क्यूब्स के आपने वॉल्यूम निकालने हैं, और 5 कहे 10 कहे जो भी कहे, उतनी बार लूप चलेगी। लूप के हर चक्कर में क्या होगा, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों वैल्यूज कैच करके तीन डिफरेंट वेरिएबल में सेव कर ली, और उसके बाद क्यूब फंक्शन कॉल होगा, उसको लेंथ, विड्थ और हाइट इसी तरतीब में भेजेंगे, और वो उसको जो है किसी भी तीन वेरिएबल्स में ABC1 A1 B1 C1 या A1 A2 A3 कोई भी तीन वेरिएबल्स हमने LWH रख लिए, ये तीन पैरामीटर्स हैं, उनमें तीन वैल्यू कैच की, मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम आया, वॉल्यूम रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से ये, उसके बाद ये यहाँ पे वैल्यू बनकर आ गई है और वॉल्यूम आया और प्रिंट हो गया। ये लूप का एक चक्कर हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जो एन की वैल्यू उसके मुताबिक लूप के उतने चक्कर हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स चल रही हैं। ये बिल वाला प्रोग्राम होगा बिल्कुल उसी पैटर्न पे, कि इस बार हमने जो बिल कंप्यूट करवाना है वो डेफ, हमने बी नाम का एक फंक्शन कंप्यूट करवा फंक्शन डिफाइन करवा दिया। वो यूनिट्स की वैल्यू ई यूनिट में कैच करेगा, रेट डिफाइन है, ऑफसेट डिफाइन है, और पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं। और उसके मुताबिक इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाएगी और जो बिल बनेगा वो बिल को रिटर्न कर देगा। और ये चूंकि हमने आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिए काम करना है, तो वाइल लूप आ गई, जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी है, कि जब तक आईडी वो 0 एंटर नहीं की जाएगी तब तक ये वो नए से नए यूनिट्स पूछेगा, और फिर बी यूनिट्स का फंक्शन कॉल होगा। नोट करेंगे फंक्शन का छोटा सा नाम है बी, स्मॉल बी, उसको यूनिट्स की वैल्यू भेजेंगे, ये आर्गुमेंट होगी वैल्यू, वो ई यूनिट्स नाम के पैरामीटर में कैच करेगा, आगे इस्तेमाल करेगा और बिल कंप्यूट करेगा और फिर रिटर्न बिल कर देगा। और उसके बाद ये जो इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो बिल नाम के वेरिएबल को हवाले कर दी जाएगी। नोट करें ये वाला बिल वेरिएबल लोकल है, जबकि ये वाला ग्लोबल है। उसके बाद ये प्रिंटिंग हो जाएगी, और हमने जो इसकी अब नेक्स्ट लूप के नेक्स्ट चक्कर के लिए आईडी पूछ ली। एक बार आईडी पहले पूछ ली और एक बार आईडी नेक्स्ट दूसरे कस्टमर के लिए लूप खत्म होने से पहले पूछ ली। पहली बारी में लूप शुरू होने से पहले पूछ ली, और उसके बाद लूप के हर चक्कर में चक्कर के खत्म पे अगली बारी के लिए पूछ ली, और जिस मौके पर 0 एंटर हो जाएगा वो एग्जिट हो जाएगा। तो इस ऑलमोस्ट सारी बातें पहले हो चुकी हैं। अब बताया जा रहा है कि ऊपर वाले प्रोग्राम में कौन से वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल हैं, ई यूनिट्स, ई बिल, बल्कि हमने उसका नाम तो बल्कि बिल ही रखा है, उसको हम ई बिल अगर हम करते हैं, यहाँ पे हमने बिल किया हुआ है, अगर हम उसे ई बिल करते तो वो लोकल होता, अभी ये खैर वही है। और उसके बाद ये रेट 1, रेट 2, रेट 3, रेट 4, ऑफसेट 1 2 3 वगैरह आर एक्सेसिबल ओनली इन बी, इस फंक्शन में एक्सेसिबल है क्योंकि ये उसके लोकल वेरिएबल्स हैं, और बाकी जो दूसरे वेरिएबल्स हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह कुछ और प्रोग्राम है, ये नोट कर सकते हैं। परफेक्ट नंबर चेक करना है, नंबर रिसीव करेंगे, चेक करना है कि परफेक्ट है या नहीं, और वो फिर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कि ये परफेक्ट है या नहीं है, और सिर्फ परफेक्ट के बारे में प्रिंट होगा। जो परफेक्ट नहीं है, यानी 1000 तक लिया हमने, एन को 1000 लिया, लूप चलेगी 1 से लेकर 1000 तक, तो 1 से लेकर 1000 तक बारी बारी हर नंबर को वो इस परफेक्ट नाम के फंक्शन में भेज रहा है, और वहां पे वो टेस्ट हो रहा है इस फार्मूले के मुताबिक कि क्या वो नंबर परफेक्ट है या नहीं है। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये रीजन है 6 के परफेक्ट नंबर की,
An integer is said to be perfect if the sum of its divisors including 1 but not the number itself is equal to the number। यानी उसके तमाम डिवाइजर्स ले लें, उसको उसके अपने आप के अलावा, तो जो बाकी डिवाइजर्स होंगे उनको सम करने से वही नंबर आए। अब 6 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है और 6 पे डिवाइड होता है। 6 को साइड पे कर दें, जो बाकी डिवाइजर बचे हैं 1 2 3 इनको ऐड करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। इसका मतलब 6 एक परफेक्ट नंबर है। हमने एग्जीक्यूट किया तो हमें क्या मिला, 6 भी परफेक्ट नंबर है, 28 भी परफेक्ट नंबर है और 496 भी एक परफेक्ट नंबर है आउट ऑफ दीज आउट ऑफ दीज 1000 नंबर्स, 1 से लेकर 1000 तक। उसके बाद हमने ये खास प्रिंटिंग का अंदाज यूज किया यहाँ पे, ये वाला लाइन नंबर 8 9 10 11 पे। इस प्रिंटिंग का फायदा क्या हुआ कि हमने ये जो पैटर्न है, ये लुक दिखा दी है कि 28 अगर परफेक्ट नंबर है तो क्यों है, 496 परफेक्ट नंबर है तो क्यों है, हमने वो रीजन दिखानी थी। तो इसलिए बिकॉज वाली रीजनिंग हमने इस लाइन नंबर 7 से लेकर लाइन नंबर 13 तक में प्रिंट करवाई है। उससे पहले हिसाब लगा लिया परफेक्ट है या नहीं है, वो सिंपल था, और उसके बाद हमने प्रिंटिंग करवा ली है। बाकी लाइनें ये जो लाइनें लाइन नंबर 7 से लेकर 13 तक, ये सिर्फ ये लुक देने के लिए, प्रिंटिंग के लिए है। एक और प्रॉब्लम आ गया, चार्जेस हैं पार्किंग के, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ व्हीकल्स के लिए कर रहे हैं। जब -1 एंटर करेंगे एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद है नेस्टेड फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन है, ये पॉसिबल है पाइथन में। तो इस तरह से हमारा ये स्किल कंप्लीट हुआ। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन पॉसिबल है। इन जनरल आ नेस्टेड फंक्शन इज अ फंक्शन डिक्लेयर्ड और डिफाइंड inside another function. Such a function can only be called within the parent function in which it has been defined. Otherwise, a name error saying like the function is not defined is occurred. Given below is an example of defining and using the nested function. ये सर्कल नाम का फंक्शन है, इसी के अंदर हमने सरकम नाम का फंक्शन डिफाइन किया। पहले सरकम की डेफिनेशन मुकम्मल हुई और बाद में ये सर्कल वाले की डेफिनेशन भी मुकम्मल हो गई। अब ये वाला जो फंक्शन है जो कि नेस्टेड है, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डिफाइन हुआ है, एक दूसरे फंक्शन अंदर डिफाइन हुआ है, तो ये उसी के अंदर कॉल हो सकता है, उससे बाहर कॉल नहीं हो सकता। जिस तरह लोकल लोकल वेरिएबल है, वो जिस फंक्शन का डिफाइन किया जाएगा वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल, बाहर एक्सेसिबल नहीं है। उसी पैटर्न पे अगर किसी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन किया जाएगा तो वो जो नेस्टेड अंदर वाला फंक्शन होगा, नेस्टेड, वो लोकल फंक्शन होगा और जिसके अंदर वो डिफाइन किया गया है उस पेरेंट फंक्शन से ही वो एक्सेसिबल होगा। थैंक यू वेरी मच। ये काम कुछ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप वीडियोज़ को पीसेज़ में देखकर, पार्ट्स में देखकर ये काम कर सकते हैं, लेकिन अब ये अच्छा खासा काम प्रैक्टिस के लिए है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स नथिंग अबाउट टू मेमोराइज़ एंड जस्ट प्रिंट इन द एग्ज़ामिनेशन रूम ऑन द आंसर शीट एंड जस्ट फॉरगेट। ये इस काम के लिए नहीं है, आपको एक स्किल सिखाया जा रहा है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल से छोटे-छोटे प्रोग्राम्स हैं। जब आप थोड़े अच्छे प्रोग्रामर बन जाएँगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बेसिक सी चीज़ें आप किया करते थे। तो ऑब्वियसली स्टार्ट में बेसिक्स ही करेंगे और यही आपके लिए काफ़ी है फिलहाल इस कोर्स के हिसाब से। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।